तो ये डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देख लिया था बहुत कुछ, उसमें जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ उसके बारे में देख लिया था, उसके थोड़े बहुत मैनेजमेंट देख लिए थे, है ना। अब यहाँ पे थोड़ा डिटेल में देखेंगे वही सब चीज़ें। तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस जो भी है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो ये सबसे पहली बात तो क्यों हो रहा है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस वजह से हो रहा है। ये हमने उसमें पहले में देख लिया था कि क्यों हो रहा है इंसुलिन रेजिस्टेंस, ठीक है। क्योंकि जो बहुत सारे हार्मोन एचपीएल है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, ये सब बढ़ जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, इस वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंट हो रहा है, ठीक है। और वो उन फीमेल की बात है जो पहले नॉर्मोग्लाइसेमिक थी, मतलब पहले वो प्रेगनेंसी पहले डायबिटिक नहीं थी। तो क्या ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे, तो इनके कॉम्प्लिकेशन तो सेम ही रहेंगे जो प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में, वही इसमें भी है, सिर्फ एक को छोड़ के, कंजेनाइटल ग्रॉस एनोमली। क्योंकि कंजेनाइटल ग्रॉस एनोमली तो सिर्फ उसी टाइम हो सकता है कि जब ऑर्गेनोजेनेसिस हो रही है। ऑर्गेनोजेनेसिस कब हो रही है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो रही है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस तो पता नहीं चलता है, वो तो सेकंड ट्राइमेस्टर में पता चलता है, 24 to 28 वीक में मैक्सिमम होता है। तो उस टाइम तक तो जो ऑर्गन है वो बन जाते हैं, तो कोई भी कंजेनाइटल एनोमली नहीं देखने को मिलती है ना। फॉलोअप कैसे करेंगे, जो दोनों में सेम ही है फॉलोअप तो, ठीक है। मतलब रूटीन यूरिन चेकअप होगा, उनका ग्लूकोज टेस्ट करेंगे, ठीक है, बीपी वीपी चेक करेंगे, डिप्स्टिक टेस्ट करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें फॉलोअप में सब रहेंगी। इन्वेस्टिगेशन क्या है, सेम प्री जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस की तरह, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन भी करेंगे, एक्सेप्ट वही फीटल इको, मतलब अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, लेवल 1 अल्ट्रासोनोग्राफी कराएंगे, 18 से 20 में कराएंगे, और फीटल ग्रोथ स्कैन करेंगे। 2 स्कैन तो कम से कम करेंगे ही, एक 18 से 20 में और एक दूसरा, है ना, 22 से 24 वीक में, और कम से कम 3 हफ्ते के गैप में, ठीक है। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो डिप्सी, डिप्सी हमने देखा था, डायबिटीज़ इन प्रेगनेंसी सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये अपने देश का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो इसके क्राइटेरिया क्या है कि सबसे पहले तो फर्स्ट टेस्ट करेंगे हम लोग, जो पहला एएनसी विजिट होगा उसमें करेंगे, ठीक है। अगर उसमें आता है तो हम लोग ड्रग चालू कर देंगे, हमें पता चल जाएगा पहली बात तो कि ये प्री जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। अगर उसमें नहीं आता है तो हम लोग रिपीट करेंगे 24 to 28 वीक में, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में चेक करेंगे, ठीक है। उस समय आएगा अगर, तो उसमें पता चल जाएगा कि ये जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, और हम लोग उस हिसाब से फिर उसको हम लोग मैनेज भी करेंगे। तो पहला विजिट जो है 28 वीक के बाद अगर हो रहा है, तो मान लो अगर पहला विजिट ही वो लेट हो रहा है, तो हम लोग एक टेस्ट ही करेंगे, ओनली वन टेस्ट, जो कि उसी टाइम पे करेंगे 28 वीक के टाइम पे, और उससे हमें पता चल जाएगा कि डायबिटिक है या नहीं है, ठीक है। तो इसमें प्रोसीजर क्या है कि कोई भी फास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इंडिया के जो थ्रू है, इंडिया में इतना ज़्यादा वो नहीं है कि पहले उसको हम लोग मतलब फास्टिंग वाला लें सैंपल, फिर बोले खाना खा कर आओ, फिर खाना खाने के बाद दोबारा 2 घंटे बाद सैंपल मतलब चेक करें हम लोग कि मतलब क्या है ब्लड शुगर लेवल। तो इतना मतलब आसान नहीं है इंडिया में, इसलिए हम लोग इंडिया में सिर्फ एक ही टेस्ट करते हैं, मतलब रैंडम ब्लड शुगर चेक करेंगे बस एक बार करके, वो जैसा आएगा उस हिसाब से हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है, ठीक है, यूनिवर्सल स्क्रीनिंग है, ये एक बार करना है, जो कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस मील, तुमने पहले क्या खाना खाया था, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम लोग अपनी तरफ से तो देंगे, क्या देंगे, 75 ग्राम ग्लूकोज देंगे 300 ml पानी में, ठीक है, 300 ml पानी में 75 ग्राम शुगर हम लोग देंगे, और लाइम भी ऐड कर सकते हैं मन करे तो, और 5 से 10 मिनट के अंदर हमें ख़त्म करना है, ठीक है, 5 से 10 मिनट के अंदर हमें ये फॉर्मूला पी लेना है। पीने के बाद क्या करेंगे, 2 घंटे बाद हम लोग पोस्ट प्रेंडियल लेवल चेक कर लेंगे, एक ही बार चेक करेंगे बस वही, तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि कितना क्या है, ठीक है। अगर 30 मिनट के अंदर, अगर मान लो इसमें जो भी लेवल आया, और पेशेंट ने मान लो गलती से वॉमिट कर दिया वो चीज़ 30 मिनट के अंदर, तो हम लोग क्या करेंगे, अब तो टेस्ट को दोबारा करना पड़ेगा अगले दिन, ठीक है, अगर वॉमिट हो जाएगा तो। लेकिन अगर वॉमिट 30 मिनट के बाद हुआ है, ठीक है, अगर वॉमिट 30 मिनट के बाद हुआ, तो हम लोग टेस्ट को तो कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि 30 मिनट में हम लोग मान सकते हैं कि ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो गया है। 2 घंटे बाद
अगर पोस्ट प्रेगनेंट देखें तो क्या क्या चीज़ें मतलब देखने को मिलेगी। तो फर्स्ट एएनसी विजिट अगर है तो फर्स्ट एएनसी विजिट के अंदर अगर 140 से क्या है कम है, तो हम लोग 140 कम है ना, तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग दोबारा से रिपीट करेंगे 24 टू 28 वीक में जिस तरह मैक्सिमम होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस में। तो अगर लेकिन फर्स्ट एएनसी विजिट में ही 140 से ऊपर आ जाएगा, तो हम लोग इसको कंफर्म कर देंगे कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है और इसका ट्रीटमेंट चालू कर देंगे, जो कि मैनेजमेंट इसका है, मान लो मेटफॉर्मिन दे सकते हैं या फिर डाइटरी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है, वेट कम करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उसी टाइम पे 200 से ऊपर आ गया, क्योंकि ये जैसे कि रैंडम ब्लड शुगर है, मतलब हम लोग बस एक बार चेक कर रहे हैं, तो प्री जेस्टेशन डायबिटीज़ मेलाइटिस कंफर्म हो जाएगा अगर 200 से ऊपर है तो, ठीक है। और ये डिप्सी क्राइटेरिया के अंदर है, तो फिर हम लोग इंडिया के अंदर यही करते हैं और इसी से ही कंफर्म करते हैं। अब मान लो अगर हम लोग 24 टू 28 वीक के बीच में अगर कर रहे हैं, ठीक है, उस टाइम पे कर रहे हैं, तो उस टाइम पे अगर 140 से कम है तो मतलब कि डायबिटिक नहीं है। लेकिन अगर 140 के इक्वल या 140 से ऊपर है तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस है, जो कि यहाँ पे भी था, ठीक। और अगर 200 से ऊपर है तो इंसुलिन देना चालू कर देंगे, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें कंट्रोल इंसुलिन से करना पड़ेगा। मैनेज कैसे कर सकते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज़ को? तो मैनेजमेंट क्या है, अगर वैल्यू 140 से 199 के बीच में, मतलब कि ये क्या है, जेस्टेशनल डायबिटिक है ना, तो इस टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे न्यूट्रिशन थेरेपी से, ठीक है। न्यूट्रिशन थेरेपी से हम लोग मैनेज करेंगे और 2 हफ्ते तक कंटिन्यू रखेंगे इस चीज़ को। उसके बाद हम लोग दोबारा जब चेक करेंगे, तो अगर फास्टिंग ब्लड शुगर 95 से कम है, ठीक है, 95 से कम है तो नॉर्मल है। अगर 1 घंटे बाद खाना खाने के 140 से कम है तो भी नॉर्मल है। 2 घंटे बाद अगर चेक करेंगे 120 से कम है तो भी नॉर्मल है। लेकिन अगर इसमें से एक भी और HbA1c लेस देन 6% है तो नॉर्मल है, ठीक है। एवरेज कैपिलरी ग्लूकोज 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, ठीक है। और तब अगर ये सब मान लो सब सही है, तो जो हमें गोल था, हमारा गोल हमें मिल रखा है कि कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग ये न्यूट्रिशनल थेरेपी मैनेजमेंट हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और 30 मिनट रोज़ चलने के लिए बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद 2 घंटे बाद दोबारा से पोस्ट प्रेंडियल लेवल चेक करेंगे, कब, सेकेंड ट्राइमेस्टर में अगर चेक करेंगे, हर 2 हफ्ते बाद, और थर्ड में क्या करेंगे, हर वीकली चेक करेंगे, मंथली तो चेक करेंगे मिनिमम। अगर मान लो इन ऊपर कोई सा भी एक एबनॉर्मल है, तो हम लोग मेटफॉर्मिन या फिर इंसुलिन स्टार्ट कर देंगे। हम लोग अभी तक न्यूट्रिशन मैनेजमेंट से ही कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इसमें से कोई सा भी एबनॉर्मल आ गया तो हम लोग मेटफॉर्मिन और साथ में न्यूट्रिशन तो थेरेपी रहेगी ही, ठीक है, लेकिन ड्रग्स भी चालू कर देंगे। ये तो था जब 140 से ऊपर है, लेकिन अगर 200 से ऊपर है तो क्या होगा, 200 से ऊपर है तो हम लोग क्या क्या करना पड़ेगा, उसी समय 8 इंटरनेशनल यूनिट इंसुलिन चालू कर देना होगा, क्योंकि ये तो खतरनाक वाली बात होगी ना। तो इसलिए हम लोग इंसुलिन स्टार्ट कर देंगे और न्यूट्रिशन थेरेपी तो रहेगी ही रहेगी, और वेट काउंसलिंग करेंगे, एस्पिरिन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब नोट करने वाली बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइन है उसके तहत अगर डायग्नोसिस 20 हफ्ते के बाद है तो मेटफॉर्मिन देंगे, अगर 20 हफ्ते से पहले है तो इंसुलिन देंगे, और अगर 2 घंटे बाद चेक करेंगे जब खाना खाने के बाद 200 से ऊपर है, ठीक है, तो इंसुलिन देंगे, ठीक है। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी MNT, तो इसमें क्या क्या होता है इसको डिटेल में देखते हैं। तो बैलेंस डाइट होती है ये, जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट कंट्रोल बैलेंस में होता है, ठीक है। ये नहीं कि हम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, तो कार्बोहाइड्रेट 40% के आसपास होना चाहिए, फैट 40% के आसपास होना चाहिए, और बाकी बचा प्रोटीन 20% के आसपास होना चाहिए, ठीक है। और इसको कैसे लेना है, तो कम से कम 3 बार खाना खाना है और 3 बार स्नैक्स लेने हैं, ठीक है। 3 बार खाना खाना है और 3 बार स्नैक्स लेने हैं। कैलोरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो कितना होना चाहिए, मोर देन 350 किलो कैलोरी सभी जितनी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको लेना ही लेना है, ठीक है। और BMI को अगर 118 से नीचे है तो हम लोगों को ज़्यादा
कैलोरी लेनी पड़ेगी तो 500 किलो कैलोरी पर डे हमें लेना ही लेना पड़ेगा। और BMI अगर 25 से ज़्यादा है तो भाई हमें 500 किलो कैलोरी सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा ओबीस हो जाएंगी तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है, मतलब क्या क्या ओरल ड्रग्स हैं, तो मेटफॉर्मिन सबसे बेस्ट ड्रग, ठीक, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत फ्री में मिलती भी है। इसको हम लोग कब यूज़ करेंगे, जब जेस्टेशनल डायबिटिक है तभी। प्री जेस्टेशनल डायबिटिक में मेटफॉर्मिन का ज़्यादा फायदा नहीं हो पाएगा, तो इसलिए इसको यूज़ नहीं करेंगे। और ये कब यूज़ करेंगे, जब मोर देन 20 वीक में प्रेगनेंसी में अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ आया है तभी मेटफॉर्मिन चालू करेंगे, ठीक है। उससे कम में अगर आ रहा है तो इंसुलिन चालू करेंगे, ठीक है। फर्स्ट लाइन ड्रग इसी को कहते हैं मेटफॉर्मिन को। इसके एडवांटेज क्या क्या है कि डिक्रीज इन चांसेस ऑफ मैटरनल वेट गेन, ठीक है, वेट गेन कम करेगा। डिक्रीज रिस्क ऑफ नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया जो बच्चे में हो रहा है उसको होने से बचाएगा। डिक्रीज रिस्क चांस ऑफ लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज, और लार्ज फॉर जेस्टेशनल एज ये हमने पीडिया में देखा हुआ है, ठीक है, जब 90% से ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है तब। डिक्रीज रिस्क मैक्रोसोमिया, मैक्रोसोमिया जब मोर देन 4 kg का बच्चा हो जाए। और ये मेटफॉर्मिन किस में प्रेफर करते हैं, ओबीस फीमेल में भी प्रेफर करते हैं। इसकी डोज कितनी होती है, 500 मिलीग्राम पर डे से लेके 2 ग्राम पर डे मैक्सिमम डोज तक जा सकते हैं। अगर डोज 2 ग्राम पर डे से ज़्यादा रिक्वायर हो रही है, अगर इससे ज़्यादा लेने पर उसका कंट्रोल आ रहा है शुगर, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करके इंसुलिन दे देंगे, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट क्या है इसके, इसका मोस्ट कॉमन वही GI सिम्टम्स हैं, जैसे कि नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, ये सब चीज़ें। मोस्ट डेंजरस क्या हो सकता है, लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा डेंजरस साइड इफेक्ट इसका लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है। अब दूसरी ड्रग की बात करते हैं, ग्लिबराइड, ठीक है। तो ग्लिबराइड का क्या है कि इसका डोज 2.5 मिलीग्राम पर डे से लेके 20 मिलीग्राम पर डे। अब देखो वहाँ पे हम लोग 2 ग्राम तक ले रहे थे, यहाँ 20 मिलीग्राम, तो बहुत ज़्यादा अंतर है, तो ये डोज कम है इसकी। साइड इफेक्ट क्या है इसका, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया साइड इफेक्ट इसका है, ठीक है, बच्चे में हाइपोग्लाइसीमिया देखने को मिल सकता है। अब इंसुलिन मान लो अगर दे रहे हैं, इंसुलिन देना पड़ जा रहा है, तो इंसुलिन को कैसे देंगे, ठीक है। तो पहली बात तो कौन से टाइप की इंसुलिन है, तो ह्यूमन प्री मिक्स इंसुलिन, ठीक है, मतलब ह्यूमन का ही है और उसके अंदर हमने मिक्स कर रखा है, ठीक है। ये कितना है, 30 शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन और 70 इंटरमीडिएट इंसुलिन, मतलब कि एक शॉर्ट एक्टिंग है और एक इंटरमीडिएट इंसुलिन है। इन दोनों को हमने 30:70 रेशियो में, जैसे एक 3 ml है तो एक 7 ml है, इस क्वांटिटी में लेके हमने ये ह्यूमन प्रीमिक्स इंसुलिन बनाया है। एक वाइल इंसुलिन जो होता है उसके अंदर 40 इंटरनेशनल यूनिट होता है, ठीक है, 40 इंटरनेशनल यूनिट एक वाइल के अंदर होता है। इसका स्टोरेज 4 से 8 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग करते हैं। जो इसकी सिरिंज है उसको 14 बार इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो सिरिंज होती है इंसुलिन की पतली सी होती है, सबक्यूटेनियस लेना होता है इंसुलिन को, तो वो जो होती है वो नीडल को 14 बार इस्तेमाल एक आदमी कर सकता है। इंसुलिन की रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है विद एडवांसिंग, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। और डिक्रीज इन लेबर, ठीक है, जब लेबर है तो उस टाइम पे इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम है। और पेशेंट क्या है, नील पर ओरल, नील पर ओरल, मतलब कि उसको जब मुंह से कुछ नहीं खाना है तब इंसुलिन कम कर देना है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रिंग इंसुलिन, इंसुलिन को कैसे एडमिनिस्टर करना है, तो हमने देखा ह्यूमन इंसुलिन प्रीमिक्स है 30:70, शॉर्ट एक्टिंग टू इंटरमीडिएट इंसुलिन, ठीक है। सब कंटिन्यूस लेते हैं, ठीक है, 30 मिनट ब्रेकफास्ट से पहले एक दिन में, जैसे आज मैं सुबह नाश्ता करने वाला उससे आधे घंटे पहले मैं इंसुलिन को सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से ले लूँगा, ठीक है। डोज कितना, तो कैलकुलेटेड बाय 2 घंटे पीपी वैल्यू, अगर हम लोग 2 घंटे खाना खाने के बाद का वैल्यू चेक करें पोस्ट प्रेंडियल, तो अगर मान लो 120 से 160 है खाने के बाद, तो हम लोग 4 इंटरनेशनल यूनिट डोज इंसुलिन का लेंगे। अगर 160 से 200 के बीच में है तो 6 इंटरनेशनल, और हमने देखा था ये पहले ही कि अगर 200 से ऊपर था तो 8 यूनिट ले रहे थे, है ना। और एक वाइल में कितना होता है, 40 होता है, ठीक है। तो एक वाइल से मतलब हम लोग 5 बना सकते हैं।
लेवल चेक करेंगे तीसरे दिन पे, ठीक है। तो अगर हमारा जो गोल है वो मिल गया है या तो नहीं मिला है। तो अगर मान लो गोल हमारा मिल गया है 140 के नीचे अगर मान लो है, तो हम लोग सेम डोज पे इंसुलिन को रखेंगे, ठीक है। और अगर गोल नहीं मिला है, बढ़ गया है वैल्यू, फास्टिंग ब्लड शुगर 95 से ज़्यादा है, तो हम लोग 2 यूनिट और बढ़ा देंगे पहले खाना खाने से पहले, ठीक है। 2 यूनिट और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। और अगर 2 घंटे बाद खाने वाले टाइम पे 120 से ऊपर है, तो 2 यूनिट ब्रेकफास्ट से पहले बढ़ा देंगे। जो ब्रेकफास्ट ले रहे उससे पहले 2 यूनिट बढ़ा देंगे। और अगर फास्टिंग 95 से ऊपर है तो प्री डिनर मतलब कि रात के खाने से पहले 2 यूनिट बढ़ा देंगे। और दोबारा से फिर तीसरे दिन चेक करेंगे। और ऐसा हम लोग करते रहेंगे जब तक हमारा गोल जो है मिल ना जाए। और अगर एक बार मिल गया मान लो गोल, तो हम लोग क्या करेंगे, हर 2 हफ्ते में ट्राइमेस्टर 2 में और हर हफ्ते में तीसरे ट्राइमेस्टर में हम लोग चेक करते रहेंगे, ठीक है। कि अब देख लेते हैं टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, कि अगर मान लो प्रेगनेंसी को हमें ख़त्म करना पड़ रहा है तो अगर वेल कंट्रोल ऑन डाइट, अगर डाइट कंट्रोल्ड है तो टाइप A1 था, है ना, वाइट क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और मोर देन 39 वीक पे रहा, तो हम लोग जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट कर देंगे। जेस्टाइनल डायबिटीज़ मेलाइटिस ड्रग्स से कंट्रोल है तो A2 वाला था, ठीक है, तो टाइप A2 वाला था। अगर वेल कंट्रोल है तो 39 वीक पे हम लोग टर्मिनेट कर देंगे। अगर नहीं कंट्रोल है तो 37 वीक पे ही कर देंगे। और डिलीवरी हमेशा वेजाइनल होगी। सीजेरियन सेक्शन तभी होगी जब बच्चे का वेट 4.5 kg से ऊपर है। इंट्रा पार्टम मैनेजमेंट क्या करेंगे उस टाइम पे जब डिलीवरी हो रही है, तो अगर माइल्ड GDM थी तो मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। और सुबह का जो खाना था उसको हम लोग छोड़ देंगे, नहीं खाएंगे। 2 घंटे पे ब्लड शुगर मॉनिटर करेंगे ग्लूकोमीटर से 2 घंटे के बाद ब्लड शुगर चेक करते रहेंगे हर 2 घंटे बाद, 2 आवर्ली। और लेबर के टाइम पे NPO रखेंगे, मतलब नील पर और कुछ भी नहीं खिलाना है। IV से हम लोग NS देंगे इस स्पीड से 100 ml पर हर 1 घंटे के अंदर 100 ml। इंसुलिन की जरूरत अगर पड़ेगी तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, ठीक है। और कब जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं कितना पड़ेगा। अगर 120 से कम है तो जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। अगर 120 से ऊपर है 140 के बीच में तो 4 यूनिट दे देंगे। अगर 140 से 180 बीच में तो 6 यूनिट, और 180 से ऊपर है तो 8 यूनिट। ये लेबर के टाइम की बात है, ये लेबर के टाइम की बात है। अगर 70 से कम है ब्लड ग्लूकोज मतलब हाइपोग्लाइसीमिया है, तो हम लोग तुरंत IV डेक्सट्रोज देंगे। और डेक्सट्रोज क्या है, एक तरह शुगर है, ठीक। पोस्टमार्टम मैनेजमेंट क्या है, पोस्टमार्टम मैनेजमेंट मतलब बाद में। तो अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी तो ब्लड शुगर चेक करते रहेंगे, 3 दिन बाद चेक करेंगे, फिर डिस्चार्ज कर देंगे, फिर 6 हफ्ते बाद चेक करेंगे, फॉलोअप करेंगे उसका, फिर 75 ग्राम दे के उसका OGTT चेक करेंगे जो कि नॉर्मल टेस्ट होता है। अगर ये नॉर्मल आया तो कन्फर्म हो गया GDM था, मतलब GDM मतलब उसको सिर्फ डायबिटीज़ के प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ था। और एनुअली मतलब साल में एक बार ये वाला टेस्ट कराएंगे उसको, ठीक है, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कराएंगे, ठीक। और इसको इसलिए टेस्ट कराएंगे क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होने के रिस्क उसको बढ़ सकते हैं। अगर वो पहले से डायबिटिक थी तो इंसुलिन रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। Day 2 ऑफ डिलीवरी मतलब दूसरे दिन से ही जब डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद हम लोग ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, ठीक है, मतलब मेटफॉर्मिन ग्लिपराइड ये सब हम लोग चालू कर देंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत अभी भी आ रही है तो उसको हम लोग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को हम लोग रेफर कर देंगे। तो आप देखते हैं कॉम्प्लिकेशन और लंग मेच्योरिटी टेस्ट। तो कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है डायबिटीज़ के, वही मैटरनल में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिले, हाइपरग्लाइसीमिया मतलब ज़्यादा ग्लूकोज हो गया। इन्फेक्शन क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया, कैंडिडियासिस, पिरपेरल सेप्सिस, ये सब हो सकते हैं इन्फेक्शन। पॉलीहाइड्रोमियोस देखने को मिल सकता है, प्री टर्म लेबर हो जाएगा उसके कारण, प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन हो जाएगा, कोड प्रोलैप्स हो जाएगा, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है, सब इनोवुलेशन हो सकता है, ठीक है। ओलाइगोहाइड्रोमियोस हो सकता है, मतलब कि डायबिटिक वेस्कुलोपैथी अगर हो गई तो, वेस्कुलोपैथी मतलब वेसल्स की नैरोइंग हो गई तो इसी कारण PIH हो सकता है। अगर प्लेजेंटा बहुत बड़ा हो गया, प्लेजेंटोमेगाली हो गया, तो स्वेलिंग ऑफ कोरियोनिक विलाई, हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से क्या हो जाएगा, कोरियोनिक विलाई जो होगी वो स्वेल कर जाएगी, जिसकी वजह से प्लेजेंटा हमें बड़ा हुआ दिखेगा। इसी कारण PIH होने के चांस हैं, प्लेजेंटा PV होने के चांस है।
जब प्लेजेंटा बड़ा होगा तो प्लेजेंटा प्रीविया होने के चांस है, मतलब कि एंटीपार्टम हेमरेज। किसका किसका रिस्क बढ़ सकता है? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हो सकता है फ्यूचर में, मदर को सीजरियन सेक्शन कराना पड़ सकता है, कीटोएसिडोसिस हो सकता है। क्या क्या नोट करेंगे? प्री जेस्टेशनल डायबिटिक विद रेटिनोपैथी, अगर वो पहले से डायबिटिक थी और रेटिनोपैथी थी तो प्रेगनेंसी के टाइम पे रेटिनोपैथी वर्सन, मतलब कि और ज़्यादा खराब हो सकता है। ठीक है, अगर वो पहले से ही डायबिटिक थी तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रेटिनोपैथी और ज़्यादा खराब हो जाएगी, मतलब उसकी कंडीशन और ज़्यादा खराब हो जाएगी। इन ऑल फीमेल विद प्री जेस्टेशनल डायबिटिक मेलाइटस कंडक्ट कराएंगे क्या? फंडस एग्जामिनेशन जरूर हम लोग कराएंगे ताकि हमें रेटिनोपैथी के बारे में पता चल सके। हाइपोग्लाइसीमिया, अगर मान लो हाइपोग्लाइसीमिया है तो जब ब्लड शुगर 70 से कम है तो हाइपोग्लाइसीमिया है। क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं? ये बेस्ट सिम्टम है, ट्रेमर आएंगे, हाथ कपकपाना और स्वेटिंग, पसीना आना, पाल्पिटेशन, टैकीकार्डिया, ठीक है, और फटीग, थकावट, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सब देखने को मिलेगा। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? तो 3 चम्मच ग्लूकोज का 100 ml पानी में डाल के पी लेंगे। जो ग्लूकोज होता है उसको 3 चम्मच लेके 100 ml पानी में पी लेंगे तो हम लोग मैनेज कर सकते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। या फिर 6 चम्मच 100 ml में, मतलब जैसी कंडीशन हो वैसे दे सकते हैं। ग्लूकोज अगर है तो 3 चम्मच, शुगर है तो 6 चम्मच, ठीक है। अब देखते हैं फीटल कॉम्प्लिकेशन। फीटल कॉम्प्लिकेशन क्या क्या है बच्चे को? तो पीडरसन हाइपोथेसिस है। तो क्या है पीडरसन हाइपोथेसिस? कि मैटरनल हाइपरग्लाइसीमिया है तो फीटल हाइपरग्लाइसीमिया, क्योंकि ग्लूकोज जो होता है बच्चे तक चला जाता है प्लेसेंटा क्रॉस करके, तो बच्चे के पैंक्रियाज जो है वो स्टिमुलेट कराएगा। ठीक है, अगर ज़्यादा ग्लूकोज है तो बच्चे का पैंक्रियाज क्या करने लग जाएगा? इंसुलिन बनाने लग जाएगा। और जब बच्चे का इंसुलिन बढ़ जाएगा, बहुत ज़्यादा हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाएगा, तो ग्रोथ बढ़ेगी बहुत ज़्यादा। इसी कारण बच्चा जो होगा बड़ा हो जाएगा, 4 kg से ज़्यादा का बच्चा हो जाएगा। या फिर लाइपोलाइसिस होता है, लिपिड की ब्रेकडाउन, ठीक है, लिपिड का ब्रेकडाउन होना चालू हो जाएगा, इंसुलिन ज़्यादा है तो उसकी वजह से। तो फैट डिपोजिशन बढ़ सकता है फीटल के शोल्डर पे, बच्चे का शोल्डर बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण हमें सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि शोल्डर डिस्टोसिया देखने को मिलेगा। शोल्डर डिस्टोसिया अगर हो जाएगा तो इसका मैनेजमेंट हम लोग अगर करेंगे सी सेक्शन से करेंगे। बच्चा मैक्रोसोमिया है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर बढ़ा देगा, लेबर टाइम, चांस ऑफ सिजेरियन सेक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या है? हार्मोन नीडेड फॉर फीटल ग्रोथ। बच्चे की फीटल ग्रोथ के लिए कौन कौन से हार्मोन की जरूरत होती है वैसे? तो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स, ठीक है, इनकी जरूरत होती है ग्रोथ के लिए। IUGR, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन या फिर रिस्ट्रिक्शन, ये तब होगा जब डायबिटिक वेस्कुलोपैथी है। और डायबिटिक वेस्कुलोपैथी मतलब वही मतलब वेसल्स क्या हो गई, पतली हो गई हैं, PIH होने का चांस है। रिस्क ऑफ एबॉर्शन बढ़ जाएगा अगर डायबिटिक अनकंट्रोल है तो एबॉर्शन होने के चांस है। स्टिल बर्थ, बच्चा पेट में ही मर जाएगा, ठीक है, किसकी वजह से? मैक्रोसोमिया अगर हो गया है, बड़ा बच्चा हो गया है, हाइपरग्लाइसीमिया, बहुत ज़्यादा शुगर हो रखा है, तो क्या होगा? इसके कारण ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है। ऑक्सीजन डिमांड अगर बढ़ गई तो बच्चे का हाइपोक्सिया हो जाएगा। हाइपोक्सिया हो गया तो बच्चा उसी कारण मर जाएगा। इसको स्टिल बर्थ कहते हैं, ठीक। अगर हाइपरग्लाइसीमिया है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए और नहीं मिल पा रहा है तो हाइपोक्सिया हो जाएगा, फिर बच्चे की डेथ हो जाएगी। इडीमा ऑफ कोरियोनिक विलाई, तो जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। मोस्ट कॉमन इन लास्ट 2 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, ये सबसे ज़्यादा कब होने का चांस है? स्टिल बर्थ, जो आखिरी के 2 हफ्ते होते हैं प्रेगनेंसी के, उस टाइम पे। इसीलिए उस टाइम पे जब 37 वीक से ऊपर हो जाए तो हमें एडमिट करके उसको मॉनिटर करना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद लेबर इंड्यूस कर देना चाहिए जैसी कंडीशन उस हिसाब से। नियोनेटल कॉम्प्लिकेशन मतलब नियोनेट्स, बच्चा मतलब डिलीवर हो चुका है, उस टाइम पे बच्चे को क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे? तो हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन बढ़ा हुआ था तो बच्चा जैसे ही बाहर निकलेगा तो अब तो उसको क्या नहीं मिल रहा है? ग्लूकोज नहीं मिल रहा है, मैटरनल जो माँ से ग्लूकोज मिल रहा था वो उसको नहीं मिल रहा है। तो जब बच्चे को नहीं मिलेगा तो बच्चे के अंदर इंसुलिन तो बढ़ा ही हुआ था, तो इंसुलिन बढ़ा हुआ था तो वही क्या कर देगा? हाइपोग्लाइसीमिया कर देगा, ठीक। हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, कैल्शियम कम हो जाएगा। हाइपोकैलीमिया देखने को मिलेगा, हाइपोमैग्नीशियम देखने को मिलेगा। ये सब अगर कम कम होगा तो हाइपोग्लाइसीमिया और ज़्यादा बढ़ेगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस, ये एक इन्फेक्शन है जो कि बच्चे में देखने को मिलेगा, जो कि
डायबिटिक मदर से हुआ है, इंसुलिन बढ़ जाएगा और ये क्या करेगा, सर्फेक्टेंट जो होते हैं हमारे लंग्स एल्वियो के अंदर सर्फेक्टेंट होते हैं उनको कम बनाएगा, और जब वो कम बनेगा तो फिर क्या होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया अगर होगा तो एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन बढ़ेगा जिस कारण पॉलीसाइथीमिया होगा। ठीक है, पॉलीसाइथीमिया होगा तो हाइपर विस्कोसिटी मतलब बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, और हाइपर बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। HOCM, ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। ठीक, बच्चा अब और ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो लेट कॉम्प्लिकेशन चाइल्ड। ठीक है, पहले फीटस में, पहले मैटरनल में देख लिया, फीटस में देख लिया, अब देखते हैं चाइल्ड में। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस होने के चांस जैसे मदर में थे, बच्चे में भी 1 से 3%। ठीक, बच्चा ओबीस हो सकता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। लंग मैच्योरिटी टेस्ट, लंग मैच्योर है कि नहीं, इसको टेस्ट करने के लिए कैसे करेंगे, तो जब प्रेग्नेंट मदर 3rd ट्राइमेस्टर में आएगी तो हम लोग क्या करेंगे, एमनियोसेंटेसिस करेंगे और उसके थ्रू हम लोग पता करेंगे कि लंग मैच्योर हुआ है कि नहीं। तो क्या करते हैं, लेसिथिन होता है, लेसिथिन बाय स्पिंगोमाइलिन होता है, इसका रेशियो जो होता है ये वाला टेस्ट हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं। ये अगर लंग मैच्योर हो गया तो मोर देन 2 होता है और इमेच्योर है तो लेस देन 2 होता है। ठीक, लेसिथिन बाय स्पिंगोमाइलिन का जो रेशियो है ये हम लोग मोस्ट कॉमन टेस्ट करते हैं। ये अगर लंग मैच्योर हो गया है तो मोर देन 2 रहेगा और अगर लेस देन 2 है तो इमेच्योर होगा। फॉस्फेटिल ग्लिसरॉल, ये बेस्ट टेस्ट है लेकिन ये 35 वीक की बात करते हैं। ठीक है, और अगर ये प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है इसका मतलब क्या है, फॉस्फेटिल ग्लिसरॉल अगर प्रेजेंट है मतलब कि जो सर्फेक्टेंट है वो बन रहा है। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट अगर बन रहा है तो मैच्योर है, नहीं बन रहा है तो इमेच्योर है। लेमिलर बॉडी काउंट, लेमिलर बॉडी काउंट देखेंगे। ठीक है, तो लेमिलर बॉडी काउंट में देखेंगे टाइप 2 निमोसाइट्स, जो टाइप 2 निमोसाइट होते हैं यही सर्फेक्टेंट बनाते हैं। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट यही बनाते हैं और रिलीज़ करते हैं एज अ पैकेट्स। ठीक है, तो जो पैकेट्स होते हैं उसी को लेमिलर बॉडीज़ कहते हैं। अगर लेस देन 15,000 है यही चीज़, तो मतलब लेमिलर बॉडी कम है तो नॉट मैच्योर, लंग मैच्योर नहीं। अगर ये मोर देन 50 है तो पक्का पक्का मैच्योर हो चुका है लंग। और ये पॉजिटिव टेस्ट कब होगा, जब 30 से 40,000 के बीच में होगा। ठीक, बेड साइड टेस्ट करेंगे, बेड साइड टेस्ट में सेक टेस्ट करेंगे, बबल टेस्ट करेंगे, जो कि अब आजकल नहीं करते हैं। ठीक, इसमें क्या करते थे, नाइल ब्लू सल्फेट टेस्ट करते थे जो कि अब नहीं करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या था कि जो बच्चे का एमनियोटिक फ्लूइड है, एमनियोटिक फ्लूइड उसके अंदर फीटल स्किन सेल पाए जाएंगे जो कि मैच्योर हो जाएंगे जब लंग मैच्योर हो जाएगा। ठीक, ये जो फीटल स्किन सेल्स हैं जब ये मैच्योर होंगे तभी लंग भी मैच्योर होगा, ये प्रिंसिपल था। और इसका प्रोसीजर क्या था कि हम लोग एमनियोटिक फ्लूइड लेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसके अंदर नाइल ब्लू सल्फेट डाई डालेंगे और जब हम लोग स्लाइड प्रिपेयर करेंगे और माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो नीले नीले सेल दिखेंगे। जो नीले नीले दिखेंगे वो इमेच्योर स्किन सेल हैं और जो ऑरेंज कलर के दिखेंगे वो मैच्योर स्किन सेल हैं। तो अगर ऐसा दिख रहा है बहुत सारे ऑरेंज हैं तो मतलब मैच्योर हो गए हैं सेल, और अगर बहुत सारे नीले सेल दिखेंगे तो मतलब इमेच्योर है, तो अभी लंग इमेच्योर है। ठीक है, और मोर देन 50% ऑरेंज सेल है मतलब कि लंग मैच्योर है। तो यहाँ पे मोर देन 50% दिख रहा है तो लंग मैच्योर है। अब देखते हैं शोल्डर डिस्टोसिया, जो कि कॉम्प्लिकेशन था फीटस का, बच्चा जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया या फिर 4.5 kg से बड़ा है। तो पहली बात तो इसके अंदर हम लोग इमरजेंसी, ये कंडीशन है तो इमरजेंसी कंडीशन मतलब कि अगर बच्चा नहीं डिलीवर हो रहा तो सी सेक्शन करना पड़ेगा, इमरजेंसी सी सेक्शन। तो इसके अंदर क्या है, फीटस के जो शोल्डर है वो बड़े हो गए थे फैट डिपोजिशन की वजह से। ठीक है, जब हेड डिलीवरी कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद हेड डिलीवरी हो गई है लेकिन फीटस का जो शोल्डर है वो रुक गया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं टर्टल साइन पॉजिटिव। जब बच्चे का मतलब मुंह तो बाहर आ गया लेकिन बाकी शरीर बाहर नहीं आ पा रहा है, तो एक तरह से वो टर्टल की तरह दिखेगा। तो जैसे टर्टल अपने एक सेल के अंदर रहता है, बस मुंडी बाहर निकालता है, तो टर्टल साइन पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे का जो हेड है वो पेरिनियम में है। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो इसकी ट्रिक है हेल्पर। हेल्पर का मतलब क्या है कि ऐसी कंडीशन जब भी होती है, इमरजेंसी कंडीशन होती है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या बोलेंगे, जितने भी लोग हैं हमारे उस समय
इमरजेंसी के टाइम पे जितने भी मतलब डॉक्टर्स हैं उनको हम लोग हेल्प के लिए बुलाएंगे, नर्स को बुलाएंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा लोग चाहिए उस समय, अच्छे अच्छे लोग चाहिए, मतलब स्पेशलिस्ट लोग चाहिए, ठीक है। और जब भी ऐसी कंडीशन होती है कि बच्चे का हेड तो बाहर निकल गया लेकिन बाकी शरीर नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग एपिसियोटमी करते हैं। एपिसियोटमी क्या होता है कि, बताओ, एपिसियोटमी का मतलब होता है कि जब बच्चा वेजाइनल रूट से बाहर आ रहा है, तो मान लो इतने 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 रूट से बाहर आ रहा है तो बाकी शरीर नहीं आ पा रहा है, तो हम लोग नीचे या फिर साइड में थोड़ा सा कट लगाते हैं, इंसीजन लगाते हैं और पाथ को थोड़ा सा चौड़ा करते हैं, ठीक। तो ये एपिसियोटमी है। एल से हो गया लेग्स मैनूवर, ठीक है। मतलब इसके अंदर कौन सा, मैक रॉबर्ट्स मैनूवर करते हैं। ये एक तरीका है जिससे हम लोग बच्चे को निकालने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव मैनूवर, फ्लेक्शन करेंगे, एबडक्शन करेंगे लेग को। फ्लेक्शन एबडक्शन ये सब पता ही होगा, ठीक है। फ्लेक्स मतलब मोड़ेंगे, एबडक्शन मतलब बाहर की तरफ करेंगे। तो ये पहले फ्लेक्स किया, फिर थोड़ा सा बाहर की तरफ करेंगे, तो ऐसे क्या होगा, स्पेस मिल जाएगा अच्छा खासा, ठीक है। हाँ, स्पेस मिल जाएगा अच्छा खासा। और इससे क्या होगा, सैक्रम जो होगा स्ट्रेट हो जाएगा, सैक्रम स्ट्रेट हो जाएगा, ठीक है। ये रहा, ठीक है, मैक्रोबर्ट्स मैनूवर। जब फ्लेक्स किया, ये पैर को ऊपर किया तो ये क्या हो गया, फ्लेक्स हो गया, और फिर थोड़ा सा बाहर की तरफ किया तो क्या हो गया, एबडक्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, आसानी से हमें दिखेगा, मतलब गैप बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये फेल हो गया तो क्या करेंगे, ये वाला मैनूवर अगर फेल हो गया तो सुप्रा प्यूबिक प्रेशर लगाएंगे, मतलब कि ऊपर से जो हमारा असिस्टेंट होगा उसको हम बोलेंगे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर से क्या लगाए, प्रेशर लगाए। और साथ में हम लोग मैक्रोबेट्स मैनूवर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और इसको सस्टेन करेंगे कब, इन थर्स्ट, ठीक है, अगर पियास पियास में है तो, है ना। सुपरा प्यूबिक एंड। अब इसके बाद क्या करेंगे, अगर ये भी नहीं हो रहा तो एंटर मैनूवर करेंगे। इसमें मतलब कि मैनुअल रोटेशन करेंगे हम लोग, अपनी तरफ से करेंगे, रोटेट करेंगे शोल्डर को वुड्स कॉर्कस्क्रू मेथड में, ठीक है। मतलब कि दोनों शोल्डर को कॉर्कस्क्रू मेथड में करेंगे रोटेट, ठीक है। रोबिन्स मैनूवर सिर्फ एक शोल्डर को जब रोटेट करेंगे, ठीक है। रिमूव, अब क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, डिलीवरी करेंगे बच्चे का, ठीक है। सबसे पहले पोस्टीरियर आर्म को करेंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे जैकमेयर मैनूवर, ठीक है। रोल ऑन ऑल फोर लिम्ब, जो चारों लिम्स हैं इसको चारों लिम्स में कर देंगे, किसको, माँ को, ठीक है। यही इसी को हम लोग गैस्किन मैनूवर कहते हैं, जिसकी फ़ोटो यहाँ पे बन रखी है, ठीक है। इस तरीके से इस कंडीशन में, इस पोजीशन में गैस्किन मैनूवर कहलाता है, ठीक है। जेवनली मैन्यूअर जो कि लास्ट स्टेप होगा, ठीक है। इसमें बच्चे का हेड को यूट्रस के अंदर दोबारा से वापस पुश करेंगे और सिजेरियन सेक्शन करेंगे, ठीक है। अगर बच्चा मर गया है तो क्या करेंगे, तो फ्रैक्चर क्लेविकल ऑफ बेबी, बच्चे का जो क्लेविकल है ना, मोस्ट कॉमन यही फ्रैक्चर होता है, तो क्लीडोटोमी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्लीडोटोमी करना पड़ेगा, सिम्फाइसियोस्टोमी करना पड़ेगा। कि जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है मदर की, ये अब नहीं करते हैं, ये पहले करते थे। जो प्यूबिक सिम्फाइसिस बोन होती है उसको अगर हम लोग ब्रेक कर दें तो वहाँ से फिर वो गैप बढ़ जाएगा और बच्चा आसानी से डिलीवर हो जाएगा, लेकिन यह हम लोग नहीं करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन मैनेजमेंट, क्या, फंडल प्रेशर, फंडस पे प्रेशर नहीं लगाना है अब, ठीक है। ईच मैनूवर, जितने भी मैनूवर देखे गए, ठीक है, कम से कम 30 सेकंड तक हमें करके देखना है। अगर फेल हो जा रहे हैं तो अगले अगले स्टेप पे हम लोग चलते जाएंगे। जैसे कि रॉबर्ट्स मैनूवर चालू हुआ था, फिर उसका प्रेशर लगाया, फिर उसके बाद वुड्स कॉर्कस्क्रू रूबिन्स मैनूवर किया, फिर उसका जैकमर मैनूवर किया, फिर गैस्की मैनूवर किया, फिर जेवनेली मैनूवर किया। तो सब 30-30 सेकंड तक कम से कम करके देखना है, नहीं तो आगे बढ़ते जाना है अगर फेल हो रहा है तो। इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं अगर बच्चे को वहीं से निकाल रहे हैं वेजाइनल रूट से, तो मोस्ट कॉमन अर्ब्स पालिसी हो सकता है। अर्ब्स पालिसी मतलब क्या होता है कि हमारे बच्चे के ब्रैकियल जो प्लेक्सस ब्रैकियल प्लेक्सस होता है, वहाँ जो नर्व होती है वो दब जाएंगी, तो उसके कारण बच्चे के जो हाथ हैं वो क्या नहीं हो पाएंगे, सही से एक्सटेंड नहीं हो पाएंगे। तो बच्चे के हाथ हमेशा एडिक्ट ही रहेंगे, ठीक है, शरीर से चिपके रहेंगे। जैसे जिसको हम लोग पुलिस टिप मैन भी कह देते हैं ना, पुलिस मैन टिप हैंड्स, मतलब जैसे पुलिस पीछे से पैसे मांगता है वैसे वाला हाथ लगता है, ठीक है, ठीक है।
इंजरी टू C5C6, ये कब होता है? जब C5C6 की इंजरी हो जाती है। आर्म पोजीशन इंटरनली रोटेटेड हमेशा रहता है, एडेप्टेड रहता है, ठीक है। मैटरनल में क्या कि मैटरनल में कौन से कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेंगे? PH पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। और मोस्ट कॉमन नर्व इंजरी कौन सी हो सकती है? लेटरल क्यूटेनियस थाई नर्व जो है, ये वाली मोस्ट कॉमन इंजरी हो सकती है। किसमें? मैक रॉबर्ट्स मैन्यूवर के दौरान, ठीक है।